मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी हमने बात, चैप्टर जो 21 है उसके फर्स्ट पार्ट की बात की थी हमने, और अब हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं आज आपके लिए। तो आज उसकी बात करते हैं अध्यावरणीय तंत्र। उस दिन हमने जो है फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि जो त्वचा है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, अधिचर्म और चर्म। और आज हम बात करेंगे त्वचा के व्युत्पन्न की। त्वचा जो है उसके व्युत्पन्न का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो त्वचा में जो विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं उनको हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। ये जो संरचनाएं हैं ये दो होती हैं, या तो होते हैं रोम या फिर त्वक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो ग्रंथियां हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, या तो श्वेत ग्रंथि होगी, तेल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, जैस ग्रंथियां, मिबोमियन ग्रंथियां और मूलाधार ग्रंथियां। तो ये 6 प्रकार की त्वक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा रोम पाए जाते हैं। ये सभी जो हैं ये त्वचा के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोम की। रोम जो है उसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो देखो इस तरह से अधिचर्म और फिर ये चर्म भाग, ठीक है, इसके अंदर रोम पाया जाता है। और रोम जो है इसके 5 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है रोम पुटक, फिर रोम अंकुरक, ठीक है, और रोम मूल, इसके बाद रोम कांड। ये जो बाहर भाग दिखाई देता है यानी कि त्वचा से जो अधिचर्म से बाहर जो निकला हुआ भाग है वो क्या होता है, रोम कांड। ठीक है, यानी कि हमारी त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग सिर्फ कौन सा है, रोम कांड। और ये रोम कांड जो है जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो अंदर की तरफ जो है बहुत आगे गहराई में चर्म में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा इस भाग में जो जहाँ भी रोम पाए जाते हैं उनके पास में सेबेसियस ग्रंथि होती है और साथ ही इनमें इरेक्टर पिलाई पेशियाँ होती है। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फिर भी इतना जान लें पहले कि जो इरेक्टर पिलाई पेशियाँ हैं ये क्या करती हैं, इस रोम की गति निर्धारित करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोम की संरचना होती है। इसमें 5 भाग होते हैं। अभी हम इसके इन सभी भागों को विस्तृत रूप में बात इनकी कर लेते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले बात करते हैं रोम पुटक यानी कि हेयर फॉलिकल क्या होता है। देखो जो अधिचर्म है उसका जो अंकुरण स्तर है ना, हमने अधिचर्म और चर्म के भाग पढ़े थे। अधिचर्म में फर्स्ट वाले वीडियो में, इफ अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सब समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें इसका, देन उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। ठीक है, तो जो अधिचर्म है उसके मैंने 5 भाग बताए थे। उसमें उसका जो सबसे अंदर वाला भाग था अंकुरण स्तर, जहां से अधिचर्म चर्म में के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो जो अंकुरण स्तर है वो क्या करता है, चर्म में धंस जाता है और धंस कर एक नलिकाकार रचना का निर्माण करेगा। जैसे यानी कि अगर ऐसे ऊपर अधिचर्म है और यहाँ चर्म है तो ये जो अधिचर्म है यह नलिकाकार एक रचना निर्माण करेगा और इसमें धंस जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रोम पुटक। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे रोम पुटक कहेंगे। ठीक है, और अब इस रोम पुटक के अंदर ही क्या होगा, रोम का निर्माण होगा। उसके बाद दूसरी संरचना होती है रोम अंकुरक या हेयर पेपिला। ये जो है जहां पर रोम पुटक का निर्माण हुआ है उस जगह पर एक गड्ढे जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गड्ढे जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है इसमें बहुत सारी रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गड्ढा बना इसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छा होगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, रोम अंकुरक। अब ये जो रोम अंकुरक है इस पर उपस्थित जो अधिचर्म कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, अंकुरक से पोषण प्राप्त करेंगी और फिर विभाजित होंगी। ठीक है ना, और उनके विभाजन के द्वारा क्या होगा, आगे रोम का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो ये सब यहाँ होता है। पहले है रोम पुटक, क्या हुआ, अधिचर्म की कोशिकाएं चर्म में धंसी और उन्होंने रोम पुटक का निर्माण कर लिया। उसके बाद इसके आसपास जो है एक सॉरी गड्ढे जैसी संरचना का निर्माण हुआ। फिर ये जो संरचना है इसने क्या किया, इस संरचना जो गड्ढे जैसी संरचना का निर्माण हुआ इसमें केशिकाओं का घना जाल हो गया, रक्त केशिकाओं का। और अब रक्त केशिकाओं का घना जाल है तो यानी कि उसमें पोषण की बहुत संभावना है, तो उससे अधिचर्म की जो ये कोशिकाएं हैं ये पोषण प्राप्त करेंगी और फिर विभाजन करेंगी। तो इस तरह से रोम का निर्माण होता है।
उसके बाद रोम मूल या हेयर रूट। जो हेयर रूट है वो क्या है, जब जो रोम पुटक है उसकी कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उसकी वजह से एक जो सजीव कोशिकाओं का गांठ नुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब यहाँ पर रोम पुटक के अंदर, इसके नीचे यहाँ रोम अंकुरक वाले भाग में जब कोशिकाओं का, अधिचर्म वाली कोशिकाओं का विभाजन हुआ तो उन सजीव कोशिकाओं के गांठ जैसी संरचना बन गई, और अब ये जो संरचना है इसे ही हम क्या कहेंगे, रोम मूल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, विभाजन होगा धीरे धीरे और उसमें फिर श्रृंगी भवन होने लग जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, उस रोम की वृद्धि शुरू हो जाएगी और मूल रोम ही वो, इसी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर सजीव कोशिकाएं हैं और उनमें विभाजन हो रहा है और उस विभाजन के द्वारा रोम की वृद्धि हो रही है, तो इसी वजह से जो मूल रोम है वो क्या है, रोम का वृद्धि क्षेत्र है, यानी कि रोम की वृद्धि यहीं से होती है। उसके बाद इसका चौथा भाग है रोम कांड। रोम कांड जो है वो केराटिन से बना होता है, निर्जीव बेलनाकार भाग होता है। ये क्या है, देखो रोम कांड जो है वो एक्चुअल में रोम का वो भाग है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, यानी कि हमारी त्वचा के ऊपर जो हमें बाहर रोम दिखाई देते हैं, बाल दिखाई देते हैं, वो भाग क्या है, उसका रोम कांड है। तो इस भाग में क्या है, कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं और केराटिन युक्त, क्योंकि देखो आपने देखा था अधिचर्म में, हमने आपको बताया था केराटिनाइजेशन श्रृंगी भवन, ठीक है ना, याद आया। तो वो जो श्रृंगी भवन है उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, रोम कांड वाले भाग में केराटिन का निर्माण होता है, तो कोशिकाएं होती हैं निर्जीव, और इसके फिर जैसे जैसे स्वतंत्र सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाएं टूट टूट के गिरने लग जाती हैं, ठीक है। बाल झड़ते हैं ना, तो बस वो क्या है, कोशिकाएं टूट के गिरती रहती हैं। तो ये क्या है, रोम कांड है। अब ये जो रोम कांड है ये 3 भागों का बना होता है, यानी कि जैसे हमारा पूरा ऐसे ये बाल है, रोम है, तो इसको अगर हमने ऐसे यहाँ से कट किया, ठीक है, तो इसके जो अंदर की जो संरचना है वो कैसी है, वो 3 भागों से बनी होती है। तो देखो सबसे पहले बाहर तो होता है क्यूटिकल का आवरण। ये जो क्यूटिकल है वो एक जो है सेल की सॉरी, एक परत के द्वारा बना हुआ होता है, और बाहरी भाग होता है चपटी कोशिकाओं का बना हुआ भाग है, ठीक है। तो चपटी है कोशिकाएं, कुछ इस तरह की संरचना होगी, ठीक है। बाहरी भाग क्यूटिकल का बना होता है। उसके बाद में जो सेकेंड जो लेयर है वो होती है वलकुट की। अब ये जो वलकुट है इस भाग में क्या होता है, वर्णक कणिकाएं पाई जाती है। वर्णक कणिकाएं, देखो वर्णक का सेंस है कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे जब वर्णक कणिकाओं की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से क्या होगा, बाल का रंग, ठीक है। जैसे सबके बाल का अलग अलग कलर होता है ना, किसी के बाल का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो किसी का गोल्डन होता है, जो बालों का जो रंग है वो इन वर्णक कोशिकाओं की वजह से है, ठीक है। और ये जो वर्णक कणिकाएं हैं, अगर इनका निर्माण बंद हो जाए उस स्थिति में क्या होगा, जो बाल होगा वो सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो वर्णक कणिकाओं का निर्माण जब बंद हो जाएगा तो बाल सफेद हो जाएंगे, एक उम्र के बाद बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वर्णक कणिकाओं का निर्माण वहां पे बंद हो गया। तो ये जो रोमकांड है, इसका जो वलकुट वाला भाग है वहां पे क्या है, चपटी कोशिकाओं का बहुस्तरीय आवरण है एक तो ये, और इसमें वर्णक कणिकाएं हैं। ये जो वर्णक कणिकाएं हैं यही क्या कर रही है, इसका निर्माण कर रही है, बाल के रंग का निर्धारण ये कर रही है। फिर इसका जो बीच वाला भाग होता है, जो केंद्रीय भाग है, जो मेडुला है, मध्यांश है, उसमें छोटी छोटी सटी हुई सेल्स होती हैं और उनके बीच में वायु भरी रहती है। तो इस क्षेत्र में वायु भरी रहती है, ये मध्यांश भाग इसका होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि रोम जो है उसमें जो उसका भाग अंदर की तरफ है, यानी कि जो रोम कांड है, ठीक है, उस तक तो क्या था, इसमें ये 3 भागी होते हैं, जैसे कि रोम पुटक है, रोम अंकुरक है, रोम मूल हो गया, और रोम कांड। रोम कांड के अंदर हमने देख लिया जो है वलकुट और क्यूटिकल की लेयर सबसे पहले, फिर वलकुट अंदर और फिर मेडुला। उसके बाद जो रोम का वो भाग जो सिर्फ अंदर है, यानी कि रोम पुटक के अंदर है, जो उस वाले भाग में 2 अतिरिक्त कोशिकाओं के स्तर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्तर जो होते हैं कौन से होते हैं, भीतर की तरफ तो होता है हक्सले का स्तर और बाहर की तरफ होता है हेनले का स्तर। तो ये 2 स्तर इसमें पाए जाते हैं। ये दोनों स्तर मिलके क्या बनाते हैं, जब ये दोनों स्तर जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो निर्माण होता है आच्छद का, ठीक है। आच्छद का निर्माण करते हैं, और इन स्तरों के बीच में
सूक्ष्म तंत्रिका तंतुओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, ये जो जाल है, देखो तंत्रिका तंतु है तो क्या करेंगे, कुछ संवेदना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी हमें कुछ अनुभव होगा किसी चीज का, किसी संवेदना को हम महसूस करेंगे। तो तंत्रिका तंतुओं का यहाँ पे जाल होता है। इस वजह से क्या होगा, रोम में जैसे ही थोड़ी बहुत भी हलचल होगी तो हमें उसका एहसास हो जाएगा, हमें उसका ज्ञान होगा। तो ये तंत्रिका तंतु, इनका कार्य क्या होगा, रोम में होने वाली मामूली सी भी जो हलचल होगी उसका हमें ये ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो त्वचा का बाहर निकला हुआ भाग है वहां पर ना तो तंत्रिका तंतु होंगे और ना ही ये आच्छद होंगे। ठीक है, यानी कि ये चीजें वहां पे नहीं होगी। तो जब आच्छद नहीं है, तंत्रिका तंतु नहीं है, तो वहां पे हमें अगर बाहर वाले भाग में जो हो रहा है उसकी कुछ भी जो है सेंसेशन हमें फील नहीं होती, बाल काटने पर दर्द नहीं होता ना, उसके पीछे कारण यही है कि जो रोम कांड वाला भाग है जो बाहर है, एक तो वो निर्जीव है और उसमें तंत्रिका तंतु भी नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे रोम है उनमें रोम की जो पुटिका होती है उसके पास एक तिरछी इरेक्टर पिलाई पेशियां होती है, पेशियों का समूह होता है जो कि चर्म से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो पेशियां हैं ये क्या करती हैं, बालों को गति प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करेंगी, देखो जो इरेक्टर पिलाई पेशियां होती हैं, इनका नाम होता है इरेक्टर पिलाई पेशियां, ये क्या करती हैं, जो रोम पुटिका है उसके मध्य भाग में लगी रहती हैं। ठीक है, और ये अरेखित पेशियां हैं, यानी कि कैसी हैं, अनिच्छित पेशियां। अनिच्छित का मतलब हो गया कि हमारी इच्छा पर निर्धारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है तो हमने हमारे बालों की गति निर्धारित कर दी, यानी कि जिस तरफ हम चाहें उस तरफ गति नहीं होगी। ये जो गति होगी इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, अनैच्छिक होता है। ये जो पेशी है ये अनैच्छिक है। तो हमेशा क्या होता है कि ये जो इरेक्टर पिलाई पेशी होती है, जैसे हमारे बाल जो हैं वो जिस तरफ झुके हुए हैं, ठीक है, उस जिस तरफ हमारे बाल झुके हुए हैं बिल्कुल उसी तरफ क्या है, ये होती है इरेक्टर पिलाई पेशी। तो होगा क्या कि जैसे ही इस पेशी में संकुचन होगा तो उसके संकुचन के साथ ही क्या हो जाएगा, फिर बाल खड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही बाल खड़ा हुआ वैसे ही जो उसके आसपास की जो त्वचा होगी ना वो भी साथ में ऊपर उठ जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रभाव उत्पन्न होगा जिसकी वजह, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो गए या रोमांचित होना। ठीक है, ये बात कही जाती है उसके लिए। तो ये क्या होता है, रोंगटे खड़े होना एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है, ये इरेक्टर पिलाई पेशियों की वजह से हो रहा है। ये बालों की गति का निर्धारण कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, जैसे ही पेशी में संकुचन हुआ वैसे ही बाल खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जो स्थिति है ये भय या ठंड लगने पर भी होती है। आपने देखा होगा कि जब हमें कभी डर लगता है या जब हमें कभी ठंड लग रही है तो भी हमारे बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो वो स्थिति जो है वो भी क्या है, इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि ठंड या भय लगने पर हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसने प्रतिवर्ती क्रिया की, और वो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, बालों का खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, तो ये जो गति है इसका निर्धारण कर रही है इरेक्टर पिलाई पेशियां। इसके बाद बात करते हैं, देखो अभी तक हमने बात की रोम के बारे में हमने पूरी बात कर ली अच्छे से। अब हम बात करेंगे त्वक ग्रंथियों की। मैंने आपको बताया था कि त्वचा के जो व्युत्पन्न है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो रोम होता है और कुछ ग्रंथियां होती हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो है लगभग 6 ग्रंथियां जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं हमारी त्वचा में। अब त्वक ग्रंथियां हैं मतलब त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां। होता क्या है, जो मैलपिग स्तर है, ठीक है, उसके वो चर्म में धस जाता है और उसमें अंतर्वलन होता है। ठीक है, उस अंतर्वलन की वजह से क्या होगा कि ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। एक्चुअल में ये ग्रंथियां जो है इनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, देखो मैलपिग स्तर कहाँ था, ये था अधिचर्म में। ठीक है, यानी कि अधिचर्म का जो भाग है कुछ वो अंतर्वलित होगा, चर्म में धंसेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ग्रंथियों का निर्माण होगा। लेकिन ये ग्रंथियां पाई कहाँ जाएगी, देखो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछते हैं कि त्वक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं तो चर्म भाग में है, और अगर इनकी उत्पत्ति किससे हुई है तो अधिचर्म में हुई है। ध्यान रखें, उत्पत्ति अधिचर्म से हुई है, अधिचर्म के मैलपिग स्तर के अंतर्वलन की वजह से हुई है, जबकि ये पाई कहाँ जा रही है, चर्म में। ठीक है, और ये बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब हो गया नलिका नुमा ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं उपस्थित होती हैं जो अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रंथि में स्वेद ग्रंथि की। स्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि ये जो ग्रंथि होगी इससे पसीने का या स्वेद का स्रावन होगा। ठीक है। किस प्रकार की ग्रंथि, देखो पूरी त्वचा में होती है ये, ठीक है, और एक कुंडलित नलिका के रूप में होती है, यानी कि नीचे की तरफ जो है ऐसे कुंडली नुमा नलिका होगी और वो नलिका ऊपर की तरफ सीधी खुलेगी एक छिद्र के द्वारा त्वचा से बाहर। ठीक है, इस तरह की स्थिति होती है और ये पसीने का स्रावन करती है। जो कुंडलित वाला भाग है वही ग्रंथिल होता है, उसी के द्वारा पसीने का स्रावन होता है। और पसीने में होता क्या क्या है, देखो इसमें ज्यादा तो जल मात्रा में होता है, उसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें लवण पाया जाता है NaCl, और यूरिया, CO2 और कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें होते हैं। इसी वजह से पसीना जो है वो नमकीन होता है। तो अगर आपको ये पूछे कि पसीना नमकीन क्यों होता है, उसके पीछे कारण है, उसमें लवण की मात्रा होती है, यूरिया होता है और CO2 होते हैं, साथ ही कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी उसमें पाए जाते हैं। अब स्वेद जो है वो क्या करता है, निरंतर हमारी त्वचा के ऊपर आता रहता है और भाप बन के उड़ता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ये स्वेद ग्रंथि करती है वो है ताप का नियमन। यानी कि जैसे ही गर्मी, आपने देखा होगा गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, तो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि हम कैसे हैं, समतापी हैं, यानी कि हम फिक्स रखते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे वातावरण का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस टेम्परेचर को 37 डिग्री बनाए रखने के लिए इस पसीने का बहुत योगदान है। ये पसीना क्या करता है, भाप बनता है और उड़ता है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर वापस से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जो मनुष्य है उसमें औसतन लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, और सामान्य अवस्था में जो वयस्क मनुष्य है वो 24 घंटे में 500 से 600 ml तक पसीने का उत्सर्जन करता है। अब ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के सक्रियता पे भी निर्भर करता है। जैसे देखो कभी हमने बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो मुख है उसमें जो आंतरांग है तंत्रिकान, उनमें क्या होगा, उत्तेजना होगी, और उस उत्तेजना की वजह से क्या होगा, जो सिर है और गर्दन है उसके पास पसीना आने लगेगा। ठीक है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, कुछ अनुकंपित क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमें मितली आ रही है, यानी कि जी घबरा रहा है, वमन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मूर्छा आ जाए, या फिर जो है सॉरी, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाए, यानी कि अल्प रक्त शर्करा हो जाए, या फिर श्वसन में कुछ अवरोध हो, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, पसीना उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो स्थिति है ये क्या बता रही है कि जो स्वेद ग्रंथि है इसका नियमन तंत्रिका तंत्र पर भी निर्भर करता है। उसके अलावा एक बात है कि ये जो ग्रंथियां हैं, जो स्वेद ग्रंथियां, ये एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एक्राइन है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे भी आएगी ग्रंथि के बारे में, जब भी हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में तो आप बार बार पढ़ेंगे होलोक्राइन, मीरोक्राइन। ठीक है, मीरोक्राइन एक्राइन सेम ही बात है, इसको एक्राइन भी कहते हैं और मीरोक्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्राइन या मीरोक्राइन जब आता है तो उसका सेंस है, देखो ऐसा होता है बेटा कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, दो प्रकार की होती हैं। या तो कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं कि उन ग्रंथियों में पहले तो पूरा स्राव भर जाता है और उसके बाद वो सेल्स जो है उनकी वो मृत हो जाती हैं, और स्राव के साथ साथ में कोशिका भी टूट जाती है। होलो मीन्स हो गया पूरा। ठीक है, यानी कि इसमें पूरी कोशिका जो है वो खुद भी साथ में टूट जाएगी, मृत हो जाएगी। जबकि जो मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं, बिना क्षतिग्रस्त हुए ही उसमें जो उत्पादों का निर्माण हो रहा है उनको मुक्त कर देती हैं, यानी कि इसमें उस सेल का कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है होलोक्राइन और मीरोक्राइन्स जो है ये होती हैं। उसके बाद बात करते हैं तेल ग्रंथियों की। तेल ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये होती हैं बालों की जो जड़ें होती हैं उनकी पुटिका के पास। ठीक है, ये होलोक्राइन प्रकार की है। आ गया समझ में, यानी कि होलोक्राइन भी सेम आ गया ना, पहले अभी आपने एक्राइन पढ़ा, देन अब ये होलोक्राइन वर्ड आ रहा है, तो आगे समझ में क्या है ये। तो ये कैसी होती हैं, ये साखित होती हैं और पुपिकाकार होती हैं, और ये क्या करेंगी, इनमें एक तेलीय पदार्थ का स्रावण होता है जो कि सीबम होता है, और ये क्या करता है, सीबम जो है, जो तेलीय पदार्थ, जो हमारी जो स्किन पे जो ऑयल आता है ना, वो जो ऑयल है वो क्या है, त्वचा को चिकना बनाता है, उसको जलरोधी बनाता है, उसके अलावा तापरोधी भी बनाता है।
जो सीबम होता है उसमें वशीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके अलावा उसमें क्या होता है, ऑर्गेस्ट्रॉल नामक एक रसायन पाया जाता है। ये ऑर्गेस्ट्रॉल क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। आपको पता है ना, विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी में सिर्फ यही एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण बॉडी में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये निर्माण कैसे होता है, जो हमारे सीबम है उसके अंदर एक ऑर्गेस्ट्रॉल नामक रासायनिक तत्व है। ये जो ऑर्गेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन पे गिरती है तो ये ऑर्गेस्ट्रॉल एक्टिवेट हो जाता है और ये विटामिन डी का निर्माण कर देता है। अब अगर सीबम का अभाव हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में तो जो हमारे बाल हैं और हमारी जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। और अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी सीबम की धीरे धीरे एक परत बनने लग जाएगी स्किन पे, और वो परत फिर क्या है, बाद में धीरे धीरे झड़ेगी। ठीक है, और सिर के अंदर भी ऐसा होता है, रूसी जो बनती है वो भी इस प्रकार से ही उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे स्तन ग्रंथियों की। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो मानव में वक्ष भाग में पाई जाती हैं और ये चर्म में गहराई में पाई जाती हैं और संयुक्त नलिकाकार प्रकार की होती हैं। ठीक है, मादा में ये अधिक सक्रिय होंगी और इनमें दुग्ध का स्रावन होता है और ये जो दुग्ध है इसी के द्वारा क्या होता है, नवजात शिशु को पोषण प्राप्त होता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि स्तन ग्रंथियां जो है उनकी वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जिस हार्मोन से नियंत्रित होती है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि जो दुग्ध का निष्कासन है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यदि आप पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दूध का निष्कासन कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन, और स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से नियंत्रण से हो रही है। और ये जो स्तन ग्रंथियां हैं ये एक्चुअल में तेल ग्रंथियों का ही रूपांतरण होता है, वही रूपांतरित होकर स्तन ग्रंथियों का निर्माण करती है। संयुक्त नलिकाकार और संयुक्त कुपिकाकार प्रकार की ये होती है। उसके बाद हम चौथी ग्रंथि की जिसकी बात कर रहे हैं वो है तेल ग्रंथि का रूपांतरण जैस ग्रंथि। ठीक है, ये भी तेल ग्रंथि का ही रूपांतरण है, जैस ग्रंथि। देखो यहाँ पे ये जैस ग्रंथि और ये मिबोमियन ग्रंथि दोनों इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंट होने के पीछे का रीजन भी बताती हूँ आपको। थोड़ा बहुत मिलती जुलती है इनकी स्थिति जहाँ पे ये उपस्थित होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो जैस ग्रंथियां होती हैं वो पलकों की बरौनियों की पुटिका में पाई जाती है, यानी कि जहां पे हमारी पलकों की बरौनी खत्म हो रही है, समझ रहे हो, उस जगह पर उसकी पुटिका में ये है और तेलीय पदार्थ का स्रावन करेगी। काम क्या होगा इसका, ये हमारी बरौनियों को चिकना रखेंगी। जो हमारी पलकें हैं ना उन पलकों को ये चिकना बना के रखती हैं। उसके अलावा जो मिबोमियन ग्रंथियां होती हैं बिल्कुल आसपास स्थिति है वो बरौनियों के नीचे, यानी कि हमारी आंखें जो है जहां पलकें खत्म होके अंदर की तरफ जो भाग है वहां ये स्थित होती है। इनका काम क्या होता है, ये कॉर्निया को चिकना बनाती है और इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्निया पर एक पतली फिल्म बन जाती है जो उसकी सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग काम है, थोड़ा आसपास स्थिति है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ये ध्यान रखें। जैस ग्रंथि बनती है, जैस ग्रंथि होती है बरौनियों की पुटिकाओं में और ये क्या करती हैं, हमारी पलके जो होती हैं उनको चिकना बनाती हैं। जबकि जो मिबोमियन ग्रंथियां हैं वो पलकों के नीचे अंदर की तरफ है, तो वो क्या करेगी, वो कॉर्निया को चिकना बनाएगी। नेत्र का भाग है ना कॉर्निया, ठीक है, तो इस कॉर्निया को ही चिकना बना के रखने का काम करती है, इसकी सुरक्षा करती है, हमारे नेत्र की सुरक्षा का काम करती है। इसके अलावा फिर ग्रंथि है मूलाधार या वक्षण ग्रंथि। ये जो मूलाधार ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गुदा और जो मूत्र जनन छिद्र है उसके बीच वाले भाग में, जिसे कि मूलाधार कहा जाता है या वक्षण भाग कहा जाता है। ठीक है, इसे मूलाधार या वक्षण भाग कहा जाता है, वहां पर ये पाई जाती है और ये एक गंध युक्त पदार्थ का स्रावन करती है। ये लैंगिक आकर्षण का कार्य करता है। उसके बाद ग्रंथि है सिरोमिनस ग्रंथि। सिरोमिनस ग्रंथि जो है ये हमारे कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियों का ये रूपांतरण होती है और ये एक सिरोमिन नामक कर्णमोम का स्रावन करती है। सिरोमिन नामक कर्णमोम के स्रावन का काम करती हैं ये, जो हमारे कान में जो एक पीला पीला सिरोमिन पदार्थ निकलता है ना कर्णमोम, उसका स्रावन ये करती हैं सिरोमिनस ग्रंथियां। और इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे कर्णपटल की सुरक्षा करती हैं। तो यहाँ पर जो है ये ग्रंथियां हमारी पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे त्वचा के कार्य की। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और निकल के आ रही है, वो ये कि जो त्वचा है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, जबकि जो बाल है यानी कि जो रोम है उसके अध्ययन को कहा जाता है ट्राइकोलॉजी।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं त्वचा के कार्य की। त्वचा जो है उसे हर मौलांग भी कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं ना, ऑल इन वन, ठीक है, यानी कि जो सब कुछ कर ले, इस तरीके से जो है। तो ये जो है त्वचा बहुत सारे कार्य करती है, इसलिए हम इसे हरफनमौलांग कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि त्वचा को हरफनमौलांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला कार्य तो त्वचा का ये है कि शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी बॉडी के ऊपर ये एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। शरीर में कहीं भी जो है बाहर से कोई इन्फेक्शियस कोई ऑर्गेनिज्म है वो एंटर ना हो, कोई बैक्टीरिया कोई फंगस अंदर एंटर ना हो। इस वजह से देखो, होता है ना, त्वचा पे हल्का सा घाव भी लग जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो त्वचा जो है वो क्या करती है, शरीर पर एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। दूसरा कार्य जो त्वचा करती है वो है ताप नियंत्रण। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको ये बना के रखती है क्योंकि हम समतापी हैं, ताप को हमें स्थिर रखना होता है, हमारा तापमान जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में जब भी शरीर का तापमान इससे अधिक बढ़ता है तो पसीना आता है। पसीना जब भाप बन के उड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ताप जो है वापस से नियंत्रित हो जाता है। उसके अलावा जो है त्वचा क्या करती है, हमारे शरीर को एक फिक्स स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करती है। शरीर को एक आकृति प्रदान करती है। जैसे हमने कंकाल तंत्र में कंकाल देखा होगा ना आपने, तो कंकाल की कोई फिक्स स्ट्रक्चर वैसा पता नहीं चलता ना कि किसका कंकाल है, बस मानव का है यही पहचान सकते हो। तो त्वचा जो है वो क्या करती है, हमें एक फिक्स आकार प्रदान करने में सहायता करती है। उसके अलावा ये खाद्य संग्रह में सहायक है। जो हमने आपको कल पढ़ाया था उसमें बताया था कि अधिचर्म, फिर उसके नीचे चर्म, और चर्म के नीचे वशीय ऊतक होता है, ठीक है। वशीय ऊतक पाया जाता है एडिपोज टिश्यूज। ये क्या करता है, वसा का संचय करता है। तो इस प्रकार से जो त्वचा है वो खाद्य संग्रह का कार्य भी करती है। इसके अलावा इससे कुछ उपयोगी पदार्थों का स्रावण होता है, जैसे कि तेल, दूध, विटामिन डी और कर्णमूल। तो ये जो उपयोगी पदार्थ है इनका स्रावण भी इसके द्वारा होता है। उसके अलावा जो त्वचा है ये उत्सर्जन का कार्य करती है। देखो, हमने पढ़ा कि पसीने के अंदर लवण होता है, यूरिया होता है, CO2 होता है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जो त्वचा है वो कुछ हद तक उत्सर्जन में भी सहायक होती है। उसके अलावा गमन में त्वचा जो है हमारी बहुत लचीली होती है और लचीले होने की वजह से ये गमन में सहायक होती है, ठीक है। उसके बाद कंकाल का निर्माण करती है। त्वचा जो है उसकी चर्म के संयोजी ऊतक से ही क्या होता है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से त्वचा का कार्य क्या है, कंकाल का निर्माण करना भी त्वचा का ही कार्य है। उसके बाद अवशोषण। अब देखो, त्वचा जो है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जल के लिए अपारगम्य होती है और तेलीय जो पदार्थ है उनके लिए होती है पारगम्य। यानी कि जब भी हम कोई तेलीय पदार्थ जो है उसको त्वचा पे लगाएंगे, उसकी मालिश करेंगे, तो त्वचा उसको अवशोषित कर लेगी और इसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा त्वचा उद्दीपन ग्रहण करती है। देखो, जब हम संवेदांगों की बात करते हैं तो स्पर्श संवेदांग में हम त्वचा की बात करते हैं। त्वचा जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण करती है और इसलिए क्या है, स्पर्श संवेदांग है। उसके अलावा त्वचा जो है वो दांत के भी कुछ भाग का निर्माण करने का काम करती है। चर्म भाग से होता है कुछ भाग का निर्माण। उसके अलावा लैंगिक आकर्षण, अभी अभी हमने पढ़ा ग्रंथियों में मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, उनसे एक गंध युक्त पदार्थ का स्रावण होता है जो कि लैंगिक आकर्षण में सहायक होता है। और उसके अलावा त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करने का कार्य भी करती है। अभी बताया था मैंने आपको कि एरिगोस्टेरोल जो है उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में निर्मित होता है और इसका संश्लेषण करने का काम करती है। इसके अलावा जो त्वचा है वो पुनरुद्भवन, जो अधिचर्म भाग है, क्योंकि वो निर्जीव भाग है, उसका सबसे ऊपर वाला भाग, चोट लगने पर क्या होता है, फिर से पुनरुद्भवन हो जाता है और उसकी वजह से घाव भर जाता है। तो इस प्रकार से त्वचा में पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या हरफनमौला अंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें।